नमस्कार दोस्तों। केमिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बनी है। पर सवाल ये है कि ये दुनिया चलती कैसे है। आज हम उन्हीं बुनियादी कॉन्सेप्ट्स में गोता लगाने वाले हैं जो एक छोटे से इलेक्ट्रॉन से लेकर बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शंस तक हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। और हाँ, नीट, आईआईटी, जेई या बोर्ड्स, हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले ये सोचते हैं, एक न दिखने वाले इलेक्ट्रॉन का पता और एक पूरी केमिकल रिएक्शन का नतीजा। भला इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए आज इसी कनेक्शन का पता लगाते हैं और इन डॉट्स को जोड़ते हैं। हमारी खोज शुरू होती है एटम के ब्लूप्रिंट से। इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर रहते कैसे हैं, उनका घर कैसा होता है। यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कह लें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम सामने आते हैं। पहला और सबसे बेसिक नियम है ऑफबाउ का नियम। ऑफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है बनाना या निर्माण करना। ये नियम बस इतना कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे कम एनर्जी वाली खाली सीट पर ही बैठना पसंद करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह जो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। पर यह कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा? यहीं पर N+L रूल हमारी मदद करता है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें ऑर्बिटल भरने का सही ऑर्डर बताता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे 4s ऑर्बिटल 3d से पहले भर जाता है। अब इसके दो और साथी नियम भी हैं। पाउली का नियम कहता है कि एक ऑर्बिटल में, मतलब एक कमरे में, ज्यादा से ज्यादा दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो भी एक दूसरे से उल्टी दिशा में, यानी अपोजिट स्पिन के साथ। और हुंड का नियम बड़ा मजेदार है। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले हर खाली ऑर्बिटल में अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। वो जोड़ी तभी बनाते हैं जब कोई और खाली कमरा ना बचा हो। ठीक है, तो अब हम ये जान गए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं। पर इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोला कैसे जाए, इनका वजन कैसे पता करें? इसके लिए हमें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास यानी परमाणु और आणविक द्रव्यमान को समझना होगा। यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा फर्क है जिसे याद रखना है। एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक अकेले एटम का वजन होता है। और मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान एक पूरे मॉलिक्यूल में मौजूद सारे एटम्स का कुल वजन होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। हम 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को बस जोड़ देंगे और हमें मिल जाएगा 98 AMU। अच्छा, एक मॉलिक्यूल का वजन तो निकाल लिया, पर लैब में तो हम लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स के साथ काम करते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को गिने कैसे? इसका जवाब है मोल। मोल कॉन्सेप्ट या मोल अवधारणा। ये बस गिनती करने की एक यूनिट है और कुछ नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हम कहते हैं 1 दर्जन, जिसका मतलब 12 होता है। और एक मोल के लिए वो जादुई नंबर है आवोगैड्रो नंबर, 6.022 × 10⁻23। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी संख्या है। मोल की सबसे खास बात यह है कि ये एक पुल की तरह काम करता है। ये किसी भी चीज़ के मास यानी द्रव्यमान को, उसमें मौजूद पार्टिकल्स की संख्या को, और अगर वो चीज़ गैस है तो उसके वॉल्यूम यानी आयतन को, इन तीनों को आपस में जोड़ता है। तो अब जब हमारे पास सारे जरूरी टूल्स आ गए हैं, तो अब हम केमिस्ट्री की रेसिपी बुक खोल सकते हैं, जिसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। इसकी मदद से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में यह पता लगा सकते हैं कि कितना सामान लगेगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा। स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह असल में एक केमिकल रिएक्शन की रेसिपी ही है। यह हमें बताती है कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में मिलानी है। एग्जाम्स में एक सवाल बहुत आता है कि अगर आपको किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स का परसेंट पता हो तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। घबराने की कोई बात नहीं, इसे पता करने का एक बहुत ही सीधा और स्टेप बाय स्टेप तरीका है, जैसा आप देख सकते हैं। तो चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। ये कुछ सवाल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपको अपने एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तो तैयार हैं? पहला सवाल, हुंड के नियम के हिसाब से नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, उसके 2p सबशेल का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? और सही जवाब है ऑप्शन बी। याद है ना हुंड का नियम? इलेक्ट्रॉन पहले जोड़ी नहीं बनाते, वो हर खाली ऑर्बिटल में एक एक करके भरते हैं और सबका स्पिन एक जैसा होता है। इसी से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है।
अगला सवाल, ये तो बहुत ही आसान है। पानी यानी H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या है? बिल्कुल सही, जवाब है बी, 18 AMU। कैसे? 2 हाइड्रोजन एटम का हुआ 2 AMU और 1 ऑक्सीजन का हुआ 16 AMU, तो 2 और 16 को जोड़ा, बन गया 18 AMU। अगला सवाल, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? इसका जवाब तो हर केमिस्ट्री स्टूडेंट को नींद में भी याद होना चाहिए। जवाब है डी, आवोगाद्रो नंबर, केमिस्ट्री के सबसे जरूरी नंबरों में से एक। और अब आखिरी सवाल, स्टोइकियोमेट्री से इस रिएक्शन के हिसाब से 8 ग्राम ऑक्सीजन से पूरी तरह रिएक्ट करने के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस चाहिए होगी? थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सोचकर जवाब दीजिए। यहां सही जवाब है ए, यानी 1 ग्राम। देखिए, इक्वेशन हमें बताती है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, जो कि 32 का 1/4 है, हाइड्रोजन भी 1/4 ही लगेगी, यानी 1 ग्राम। सिंपल। तो ये थी हमारी कहानी, एक छोटे से इलेक्ट्रॉन से लेकर एक पूरी केमिकल रिएक्शन तक। उम्मीद है इस सफर में आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनर के लिए मंकीड वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।